औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाज़रीन, बड़ी ही हलचल थी मुल्क में कि मुनसिफ आला किसे बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। सीनियरिटी बेसिस पे भी बात हो रही थी कि मोस्ट सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया जाएगा, जबकि अब से कुछ देर पहले ये इत्तलात मौसूल हुई हैं और ये बताना है बाखबर ज़राए का कि जस्टिस ज़िया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस ज़िया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और जजेस पार्लिमानी कमेटी ने भी मंजूरी दे दी है, जबकि इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI फे और MQM के अरकान शरीक हुए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट किया है और अब ये कुरा खुला है कि जस्टिस ज़िया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से गुफ्तगू शनीद कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है आप माहिर कानून है बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? बात हो रही थी सीनियरिटी बेसिस के ऊपर सीनियर तरीन जजेस को तैनात करने के हवाले से कि जो मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाएगा। बस सर, अब लगता है कि मंसूर अली शाह साहब की किस्मत में नहीं था। वो भी खैर बहुत अच्छे और मेरिट के ऊपर बेहतरीन जज हैं, लेकिन ज़िया आफरीदी साहब की कोई पूरी चॉइस नहीं है। इज ए गुड मैन, इज ए नाइस जज और कंट्रोवर्शियल नहीं है और बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने पर। अच्छा जी ख्वाजा साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी हजूर, बताइए। जी ख्वाजा साहब कंप्लीट कीजिएगा बात। हाँ, मैंने कहा मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें पाकिस्तान की भी खुशकिस्मती है, एक अच्छा आदमी उनको मिल गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इसको आप बता दें कि सारी पार्टियों ने कंसेंसस के साथ अपॉइंट किया है, तो अच्छी बात है, इट्स गुड। और बाकी मंसूर अली शाह साहब भी एक उम्मीदवार थे और उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि उनको बनना था एज ए सीनियर मोस्ट, लेकिन जो चीज नसीब में ना हो वो नहीं मिल सकती। अब उनकी किस्मत में नहीं था तो लास्ट मिनट के ऊपर ये सारी चेंजेस हो गई और मेरे ख्याल में सारा ड्रामा इसीलिए हुआ वो ना बन सके। ठीक है ख्वाजा साहब, ये जो लास्ट मिनट्स के अंदर 11th आवर के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, इन चेंजेस को किस नज़र से देखते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था या फिर सीनियरिटी बेसिस पे मंसूर शाह साहब को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर देना चाहिए था? सिस्टम तो ये बड़ी मेहनत के बाद हमने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि जो सीनियर मोस्ट हो उसी को अपॉइंट करें, क्योंकि इससे पहले आपको याद है सजाद अली शाह साहब के जमाने से झगड़े शुरू हुए थे। अजमल मियां साहब को इग्नोर करके सजाद अली शाह को 6 नंबर से लेके ऊपर लाए थे। हालांकि सजाद अली शाह भी बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे तो दोस्तों में से थे और आई हैड लाइकिंग फॉर हिम, लेकिन बहरहाल जब असूल टूटा तो उस वक्त भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था जजिस में। अब दोबारा इतने साल के बाद वही दोबारा सिचुएशन पैदा हो गई थी, लेकिन अब यहाँ जो सीनियर मोस्ट की बारी नहीं आई है और बहरहाल ज़िया आफरीदी साहब का भी एक बड़ा नाम है और अच्छे जज हैं और नॉट ए बैड चॉइस। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि अदालती हलकों की अगर बात की जाए, वकला बरादरी की अगर बात की जाए तो शदीद गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट और हॉट फेवरेट थे मंसूर शाह साहब, फिर अचानक से ये फैसला आ जाना, तो आप क्या समझते हैं? क्या इस वक्त जो है वकला बरादरी का जो है वो क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इसके ऊपर? देखिए, शॉकिंग न्यूज है, वो ऑलरेडी तहरीक चलाने का ऐलान कर चुके हैं और तहरीक में मजीद शिद्दत आ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो डिसाइड ही कर रहे थे कि शुरू करते हैं। अब कैसे शुरू करेंगे ये पता चलेगा। बहरहाल अब वो ये जल्दी पे तेल का काम हो गया है, अब उनका एक इशू और बढ़ गया है इसमें कि सीनियरिटी वाले इशू को भी ले आएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि आपकी नज़र में मोस्ट सीनियर तरीन जज कौन था, कौन अहल था इस मनसब के लिए? मंसूर अली शाह साहब की एक्सपेक्टेशंस थी, तो जो एक्सपेक्टेशन होती है
उसी को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उनकी बारी थी। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि नया निजाम जो है ना जी सारा बनाया इसीलिए गया था कि उनकी बारी को खत्म किया जाए और उनको आगे ना लाया जाए जी। तो बहरहाल जो उन्होंने चेंजेस लाई हैं तो 26 अमेंडमेंट वाले कामयाब हो गए अपने उसमें और शाह साहब को साइड पे कर दिया। अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा वकला बरादरी जो है नए चीफ जस्टिस के तौर पे जो है कबूल करेगी याया अफरीदी साहब को? ये तो सर ये हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसलों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इस वक्त लोग एक दूसरे से टेलीफोन के ऊपर लगे हुए हैं लेकिन कोई क्लैरिटी अभी आई नहीं है। पता चल जाएगा इंशाल्लाह, सुबह के अखबारों में हो सकता है खबरें भी आ जाए। तो अभी जो लगे हुए हैं वो लोग टेलीफोनों पे बयान शयान देने। जी अच्छा ख्वाजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है हामिद खान साहब का, उन्होंने जो है वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है, तो क्या समझते हैं कि वकला तहरीक जब चलेगी तो मतलूबा नताइज हासिल कर सकेगी? पहले इफ्तिखार चौधरी के जमाने में तो वकला तहरीक मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मुनीर मलिक साहब प्रेसिडेंट थे। हम दोनों ने मिलकर ये तहरीक स्टार्ट की थी। बाद में फिर उसको हाईजैक कर लिया एजेंसियों ने और बहरहाल फिर वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गई। इतनी कामयाब हो गई कि परवेज मुशर्रफ साहब को इस्तीफा देना पड़ा उस तहरीक के नतीजे में। फिर अगले इलेक्शन हुए और फिर ये सारे लोग आ गए उसके अंदर और ये नई हुकूमत बन गई। अच्छा तो वो वकला तहरीक के नतीजे में हुकूमत चेंज हुई थी और फिर वो अलग बात है कि चौधरी साहब ने आने के बाद और बहाल होने के बाद इस कदर मायूस किया कि लोग आज तक रोते हैं। लेकिन उसमें वकला ने बड़ा खून दिया था, उनको वापस उसकी नौकरी पे बिल्कुल ख्वाजा साहब, वो वक्त याद है, आपकी भी बेलौस कुर्बानियां हैं इस जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की पादाश में जो है जो जो हथकंडे उस दौर में आजमाए गए थे, जिसका आप लोगों ने जो है जाफिशानी से भी सामना किया। वकला तहरीक में आपका बहुत अहम किरदार रहा। 12 मई को कितने वकला शहीद हुए थे, मेरे ख्याल में 13 या 14, और बहुत बड़ी कुर्बानी थी। बिल्कुल सर, वकला बरादरी की कुर्बानी किसी से ना तो ढकी है ना तो छुपी है। अच्छा ये बताएगा, ये जो वकला तहरीकें जो चलेंगी ख्वाजा साहब, सारी कुर्बानियां नस्वार की तरह खा गए। सर किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्या आप जो है उस दौर के जो वकला बहाली तहरीक जो चली थी, फिर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हुई थी, तो आपको क्या लगता है वकला की तमाम कुर्बानियां, तमाम खुशियां उसी शख्स की जानिब से खा ली गई? पर वो शख्स जिसको हम लेकर आए फिर उसी ने नस्वार की तरह खा लिया, सब खुशियों को खा गया, चबा गया। सही। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर अब वकला तहरीकें चलती हैं तो आपको क्या लगता है ये जो पार्लिमानी कमेटी ने जो मंजूरी दी है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इस पर कितना असरअंदाज हो सकती हैं ये वकला तहरीकें? सर वकला तहरीक बड़ी मजबूत होती है, तूफान की तरह होती है। जब पार्लिमानी कमेटियां उसका कोई चीज नहीं है। आप देखिए परवेज मुशर्रफ साहब जैसा मजबूत सदर उस वकला तहरीक के खुद टीवी पे आके इस्तीफा दे के चला गया था। तो ऐसी बात नहीं है। वकला तहरीक अगर चल गई, जिसको कहते हैं वकला तहरीक, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटियां वगैरह नजर ही नहीं आएंगी। सर बिल्कुल उस दौर में देखा गया कि उस वक्त के आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का जिस तरीके से वकला बरादरी ने रास्ता रोका और जिस तरीके से अदलिया की आज़ादी के लिए जो तहरीक चली, जिसमें मतलूबा नताइज तो मिले, लेकिन अलबत्ता आपका भी ये कहना है और इस वक्त तमाम सियासी हल्के यही कहते हैं कि जिस शख्स को उस वक्त संगासन पर विराजमान किया गया, वो तमाम की तमाम कुर्बानियाँ, वो तमाम के तमाम जो लहू जो दिया गया था वकला तहरीक की आबियारी के लिए, वो बकौल आपके कि वो नस्वार की तरह खा गया। सर अब क्या समझते हैं, अब अगर वकला तहरीकें चलती हैं तो क्या लगता है वो जो तसलसल था इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे, तो लगता है कि वही तसलसल फिर से बरकरार रह सकेगा? अब दोबारा सर असल में उस वक्त जो अल्लाह को रिजल्ट नहीं मिले तो थोड़ी मायूसी रही, इसी वजह से कितने साल मजीद दोबारा कभी तहरीक शुरू नहीं हो सकी। ठीक है, अब दोबारा जो तहरीक शुरू होगी तो फिर वकला को ये यकीन दहानी करनी पड़ेगी कि भाई उनकी तहरीक के जो कुर्बानियां होंगी वो जाया नहीं होंगी। इस तरह पहले इफ्तिखार चौधरी ने सारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया था।
माहिर कानून बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने 11th आवर में और जिस तरीके से वक्त निकाला और जिस तरीके से अपना तज्जिया और तबसरा पेश किया। आप कानूनी माहिर हैं और इससे पहले भी वकला तहरीकों में आपका बहुत एक अहम किरदार रहा। जमहूरियत की बहाली की बात हो या जमहूरियत की पादाश में जो है जिस तरीके से बेलौस वकला ने कुर्बानियाँ दी हैं। अब देखना ये होगा क्या वकला बरादरी जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी जो है उसके हवाले से क्या किरदार अदा करेगी। क्या इस फैसले को मिनोन तस्लीम कर लेगी पार्लिमानी कमेटी ने जो फैसला इस वक्त दिया है, जिस तरीके से एक वोटिंग का अमल हुआ जिसे खुफिया रखा गया, जबकि बताना ये था कि पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग हो या फिर JUIF हो या MQM हो, तो इनकी जानिब से तो नाम भी दिया गया, इजहार भी किया गया, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खुसूसी इजलास का बॉयकॉट किया। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात करेंगे शहर कराची की और ख़बर की खबर यह है कि शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के हवाले से और सड़कों की असरकारी के हवाले से बातें और दावे तो बहुत किए जाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से, अरबाब इख्तियार की जानिब से, वफाकी हुकूमत भी कहती है कि हम अपना शेयर डालेंगे शहर कराची की सड़कों की मुरम्मत के हवाले से, लेकिन ये वादे, ये दावे वफा होते दिखाई नहीं देते। जबकि इस वक्त शहर कराची की अगर सड़कों की बात की जाए तो तमाम की तमाम सड़कें ही कहना गलत नहीं होगा कि तबाहाल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहर कराची का इस कदर खस्ता हाल है कि किसी भी वक्त इन सड़कों पर, इन अहम मरकज़ी शाहरों पर, इन फ्लाईओवर्स पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। गुज़िश्ता बारिशों में ये देखा गया कि शहर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह व बर्बाद हो गया, वो इंतहाई खस्ता हाल हो गया। सितम तो ये था कि बारिश के पानी के साथ साथ सड़कें भी बह गई हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स के खिलाफ जिन्होंने सड़कें बनाई थी उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया तो दिया गया था, लेकिन अमली तौर पर किसी किस्म के कोई इकदामात नहीं दिखाई दिए। तमाम की तमाम सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग दिखाई दी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है, जबकि 1.5 अरब रुपए की जो रकम है वो ग्रांट की गई थी, लेकिन वो 1.5 अरब रुपए की जो रकम है मेरा ख्याल में, या फिर जो एक्सपर्ट जो बताते हैं, वो तो 2 से 3 सड़कों की या सरकारी में ही ख़त्म हो जाएगी। अगर 3 भी मरकज़ी शाहरों को छेड़ा जाए तो 1.5 अरब रुपए की रकम जो है शायद उसके लिए भी जो है काफ़ी ना हो। बारिशों में सड़कें बह गई थी और बात की जा रही थी कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और अब की मरतबा जब हम टेंडरिंग का अमल करेंगे तो उसमें शफाफियत को बरकरार रखेंगे, शफाफियत को और अकाउंटेबिलिटी को मलूज़ खातिर रखेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उसके बरक्स ही निकलता है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है किरण मसूद साहिबा ने। आप रुकन सिंध असम्बली हैं, आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। किरण मसूद साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सामा। किरण मसूद साहिबा, सबसे पहले तो शहर कराची का हाल हमसे ज़्यादा बेहतर अवामी नुमाइंदे जानते हैं। अवामी नुमाइंदे जो है क्योंकि अवाम के दरमियान मौजूद होते हैं, आप बताइएगा आवाम का इस हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नैरेटिव है, किसको मौरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं? शहर कराची की तबाही का असल जिम्मेदार कौन है? शहर कराची की तबाही का असल जिम्मेदार इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जो 16 साल से हुक्मरानी कर रही है, टैक्स कलेक्शन कर रही है और उस शहर के लिए उसके पास कुछ नहीं है जो उसको तकरीबन 90-91% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अच्छा किरण मसूद साहिबा, सिंध हुकूमत ने सड़कों की सरकारी के लिए, आपको भी पता होगा, आप फ्लोर में भी जो है फ्लोर पे भी आवाज़ उठा रही होती हैं कराची की बेहतरी के हवाले से, आवाम की फलो बहबूद के हवाले से। जो 1.5 अरब रुपए की रकम हुकूमत सिंध ने जो ग्रांट की थी, क्या इतनी रकम काफ़ी है सड़कों की सरकारी के लिए? देखें, वो भी तो नहीं लग रही। अव्वल तो इंतहाई कलील है। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये रकम तो खैर कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि कुछ करने की विल मेयर कराची की नजर नहीं आती। फिर जमात इस्लामी ने बड़े तमतराक से जीते बल्दियाती इंतखाबात, MQM की बाइकआउट के नतीजे में उनको खैरात में बेतहाशा सीटें मिल गई, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा मिल गया, ईस्ट मिल गया। आप देखिए कहाँ नजर आते हैं जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदे, सिवाय इसके कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कराची में एक UC के चेयरमैन भी हैं और एक हल्का
ऐसा है जिससे वो एमपी भी मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा कायदे हस्बी इख्तिलाफ है KMC में, लेकिन आप मुझे बताएं कि सिवाय तनकीद करने के वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अमलन किरण वो कोई किरदार अदा किरण करते मसूद नजर नहीं साहिबा, आते। मुझे ये बताइएगा, हल्का हाफिज़ नईमुर रहमान का है और वहाँ पे तमाम डेवलपमेंट्स जितनी भी होती हैं या जो भी अवामी मसाइल होते हैं वो हल करने के लिए आप आगे बढ़ती हैं। ये क्या वजह है, जिसकी जिम्मेदारी है वो क्यों कमान नहीं संभालता? उनका मूड तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपना शहर को, अपने शहर की आवाम को लावारिस तो छोड़ नहीं सकते, मुंतजर तो छोड़ नहीं सकते कि हाफिज नईमुर रहमान तशरीफ लाएं और मसाइल को हल करें। इसलिए मेरी पार्टी की आला क़यादत ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी कि आप PS 129 को देखें। बहैसियत रिजर्व सीट के मैं मेंबर सूबाई असम्बली बनी थी और PS 129 को अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक देख रही हूँ और जो मुझसे हो सकता है मसाइल हल करने की कोशिश करती हूँ। बल्दियाती हुकूमत अगर टाउन लेवल पर है तो जमात इस्लामी के पास है, अगर सिटी लेवल पे है तो पीस बॉडी के पास है। हाथ पैर हमारे बंधे हुए। कराची वाटर कॉरपोरेशन हो गया, सेवरेज कॉरपोरेशन हो गया, दीगर इदारे हो गए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बना हुआ है वो इसका गार्बेज के कलेक्शन का है। सिंध सॉलिड वेस्ट का महकमा इंतहाई नाकारा महकमा है, कोई काम वो जिम्मेदारी के साथ कर नहीं पा रहे हैं। अभी फ्यूमिगेशन की जिम्मेदारी उनकी थी, हमने बारहा रिक्वेस्ट की, एक दिन उन्होंने गाड़ियां भेजी, उसके बाद नहीं दी, जबकि आपको पता है कितनी बीमारियां फैल रही हैं गार्बेज की वजह से, फ्यूमिगेशन ना होने की वजह से। सीवरेज का सिस्टम तो तबाहाल है, गंदा पानी सड़कों पे जमा है। अल्लाह ही वारिस है अब तो शहर का। हमें तो दोनों जमातों ने बहुत मायूस कर दिया जो उनके पास बल्दियात हैं। किरण मसूद साहिबा, संगासन पे विराजमान दूसरी जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इस वक्त देखा ही जा रहा है कि चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब खुद हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट की बात की जाए तो इसके भी सबसे बड़ी सीट के ऊपर मेयर कराची ही बैठे हुए हैं। अगर टाउन लेवल की बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो तमाम के तमाम जो हैं टाउन्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वो जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाम MQM के जो लोग जो हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, उनके मुंतज़िर क्यों रहते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि कराची को जब भी डेवलप किया है MQM के मुंतखब करदा नुमाइंदों ने किया है, चाहे वो डॉक्टर फरोज सत्तार भाई हों, चाहे वो सैयद मुस्तफा कमाल भाई हों। जब ये दोनों हजरात मेयर के ओहदे पर विराजमान थे तो लोगों ने देखा था कि कराची किस तरह तरक्की कर रहा था। और अब भी आप देखें ना कि ना तो कोई यूसी चेयरमैन अपनी जगह पे लोगों से मिल रहा होता है, ना टाउन चेयरमैन और मेयर साहब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसे में लोग लामहला हमारी तरफ आते हैं, अपने मसाइल लेकर हमारे ऑफिस में आते हैं। हमारी एक ऐप है MQM कनेक्ट, उस पर पोर्टल पे आके शिकायत दर्ज कराते हैं जो ज्यादातर सभी के इशूज से पर्टेन कर रही होती हैं, बल्दियाती इशूज से, वाटर एंड सीवरेज के इशूज से और उसके बाद के इलेक्ट्रिक के इश्यूज से। अच्छा किरण मसूद साहिबा, कनेक्ट ऐप का आपने जिक्र किया, तो इस ऐप पे जो शिकायत का इंदराज होता है, जो शिकायतें जो हैं वो दर्ज करवाई जाती हैं, उसके हल के हवाले से भी अमली तौर पे इक़दामात होते हैं या फिर सिर्फ शिकायतें जो हैं वो एक जानिब समेट ली जाती हैं? नहीं, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर सेवरेज से पर्टेन करती हो तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से रब्ता करते हैं, एक्सचेंज से रब्ता करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हल करा दें। के इलेक्ट्रिक वालों से भी हम तो हर वक्त रब्ता कर रहे होते हैं। आज भी ना उनकी जहाँ मर्जी होती है वो आते हैं, बिजली का डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर एहतजाज हो जाते हैं इलाकों में। बहुत मुश्किल सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से लोग इंतहाई मायूस हैं और ये कि हमको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे होते, अपने आपको बिल्कुल फिरौने बेसामान समझते हैं कि। तो किरण मसूद साहिबा, गुज़िश्ता बारिशों में देखा कि बारिशें हुई और अपने साथ जो है वो सड़कें भी बहा के ले गई, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि
जब टेंडर होता है तो ज्यादा रकम तो कॉन्ट्रैक्टर को हिस्सों में बांटनी पड़ जाती है, तो जो थोड़ी बहुत रकम बचती है उससे ऐसी ही सड़कें बनती है जो एक बारिश में बह जाए। अच्छा किरण मसूद साहिबा, आशूरा मुहर्रम के टाइम पे देखा गया कि सड़कें जो हैं वो उनकी मुरम्मत की गई, असरकारी की गई, और यौम आशूर के बाद जो पहली जो बारिश बरसी है, पहला जो सावन बरसा है, उसमें वो नई बनाई हुई सड़कें जो हैं उनका भी तहस नहस हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो इंजीनियर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की तो बात की जाती है, लेकिन कार्रवाई होती अब कैसे तक दिखाई नहीं करेंगे? दी। नहीं तो कार्रवाई कर भी नहीं सकते ना, वो फिर अपना मुंह खोलेंगे, वो बताएंगे कि कितना कितना हिस्सा किस किस चेयरमैन का चला गया, मेयर का चला गया, तो फिर क्या रह जाएगा? कार्रवाई कैसे करेंगे बेचारे? किरण साहब, बड़ा बड़ा इंकशाफ कर रही हैं आप। हाँ, मैं आई ओन माय वर्ड्स, कोई मसला नहीं है, यही होता है। तो ये है मतलब सबके अपने अपने जो आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो सबके अपने अपने हिस्से जो हैं वो हर किसी की जानिब से बटोरे जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो उसके बाद बहुत, जाहिर है वो ये तो कैसे लम्हा फिक्रिया है। पूछेंगे कॉन्ट्रैक्टर से कि भाई तुम क्या काम करके गए हो, और वो तो सब अपना अपना हिस्सा लेके जेब में डाल के चल पड़ते हैं। चले, एक वजह तो ये आप कॉन्ट्रैक्टर्स हो हाँ। गए। जी, कंप्लीट कीजिएगा। जी। मैं ही कह रही थी लियाकताबाद का जो ब्रिज है जो गरीबाबाद आ रहा है, जी, उसकी हालत इंतहाई मखदूश है। किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा वहाँ हो सकता है। अच्छा किरण मसूद साहिबा, सब क्या कुछ लगता तैयार है, रहती है। क्या जो अरबाब इख्तियार हैं, जो सूबाई हुकूमत है या जो लोकल बॉडीज़ का निज़ाम है, ये किसी बड़े हादसे के मुंतज़र हैं क्या? ऐसा ही लगता है। छोटे मोटे हादसा तो हो रहे हैं, आप देखें कि ये जो कि क्या था या ये इदारा सिंध के नाम से ले लिया, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो थी, जी केबीसी ये था, एसबीसीए हो गया है, जी। तो बहुत फखर से कराची के इदारों को सिंध के इदारे बना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस नौईद की बिल्डिंग्स बन रही हैं और इनको कोई पूछने रोकने टोकने वाला नहीं है, पोर्शंस बन रहे हैं, तो ये तो खुद ब खुद हादसों को दावत दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई शदीद आंधी तूफान आ जाए, कोई और ऐसी सिचुएशन हो, तो ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं ये तो झेल ही नहीं पाएंगी। फिर आप देखें बहुत सारे बल्दियाती इश्यूज इन हाई राइज बिल्डिंग्स की वजह से हैं, जो जिनके पता ही नहीं कौन परमिट दे रहा है, कैसे बन रही है। 120 गज का मकान है, वो 6 लोगों के रहने की जगह है, आप उसमें डब्बे पे डब्बा बना के 8 मंजिला 6 मंजिला ले जाते हैं, तो फिर इतने ही लोग उसमें बस जाते हैं। किरण मसूद साहिबा, ये तो आपने 120 गज के मकान का जिक्र किया। अगर हम गुंजानाबाद इलाके लियाकताबाद चले जाएं तो लियाकताबाद जी। में 40 गज और 60 गज और 70 You're गज के ऊपर ऐसा ही है। 8-8 मंजिला बुलंद इमारतें बनी हुई हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसकी सपोर्ट और के लिए ये बराबर में किसी दूसरी इमारत disaster भी का नहीं है, ही किसी वेट भी हो गया वक्त ना। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, आप क्या समझती हैं, क्या इसमें भी ऐसा ही मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है, सबके अपने हिस्से बांटे जो है वो फिक्स हैं? टोटली इसमें काली भेड़े बैठी हैं। तो किरण मसूद साहबा, सिर्फ इन काली भेड़ों का रास्ता कौन रोकेगा? अब तो एमक्यूएम के पास भी मैंडेट है शहर कराची का, आवाम भी मुंतजर है कि अवामी मसाइल जो है वो अब एमक्यूएम हल करे। जब एमक्यूएम को मैंडेट दिया है तो ये जो MQM काली के भेड़े जो पास हैं इनका रास्ता mandate है। रोकेगा कौन? उसामा, इनके पास मैंडेट है, लेकिन हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जी, और सबसे जरूरी जो चीज होती है वो बल्दियाती नुमाइंदगी होती है, वो इस वक्त हमारे पास नहीं है। जितने भी इशूज हैं वो बल्दियात से पर्टेन करते हैं, इस बात को तो समझें। सही। और बल्दियात में जो साहब बैठे हुए हैं मेयर बन के, वो तो तशरीफ लाते हैं, हमने कभी देखे नहीं कि वो कराची में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नजर आए हो, सड़कों का मुआयना करते हैं। हमारे मेयर, हमारे आपको पता है जो सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल भाई थे, हमारे टाउन चेयरमैन नजर आते थे, सारी सारी रात सड़कों पे काम करते हुए नजर आते थे, करवाते हुए नजर आते थे। हमने देखा है कि हमारे अफसर, मतलब हमारे दौर में जो मुंतखब नुमाइंदे होते थे,
अफसरों से काम लेते थे। उनको पैसा कमाने की या पैसा जमा करके लाने की ड्यूटी नहीं दी हुई थी। सही। किरण अब मसूद तो साहिबा, अगर आपने फारूक सत्तार की मेयरशिप के टाइम का जिक्र किया है, बहुत काम हुआ शहर कराची में। नेमतुल्लाह साहब के टाइम पे भी खूब काम हुआ। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात की जाए तो उस शहर का जो मेयर जो था, साबिक मेयर जो था, वो 18-18, 20-20 घंटे जो है वो ऑन फील्ड भी होता था। लेकिन बिल्कुल किरण मसूद साहिबा, गुज़िश्ता जो एमक्यूएम का बल्दियाती दौर जो गुजरा है, उसका जिक्र एमक्यूएम करती नहीं दिखाई देती। वसीम अख्तर साहब का कोई जिक्र नहीं करती, ये क्या मामला है? देखिए, वसीम अख्तर साहब के वक्त में जो निज़ाम था, जो SLGA था, उसमें बिल्कुल हाथ पैर बांधे हुए थे मेयर के। आपने टाउन चेयरमैन को बराह रास्त फंडिंग करते थे, आप यूसी चेयरमैन को बराह रास्त फंडिंग करते थे। मेयर को आंसरेबल भी नहीं थे टाउन नाजिम और ये यूसी चेयरमैन, ये बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं थे मेयर को। मेयर को कोई टैक्स कलेक्शन का इख्तियार नहीं था। फिर ये कि ज़ाहिर है वो जेल में थे, फिर जेल से आए तो जेल थोड़ी काटते हैं हमारे लोग, जो इमरान खान काटता है। हमारे लिए जेलें सख्त होती हैं, लोगों की जहनी जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। तो किरण उस मसूद दौर साहिबा, से फिर तो हम क्या फिर करें? अगर गुज़िश्ता बल्दियाती दौर की बात की जाए, उस अदवार की बात की जाए, तो फिर तो वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी ना कि आखिरी दिन जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और उसके अंदर कहा जाता, मतलब हालत ज़ार शहर की बताई जाती, ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा रास्ता रोका जा रहा था, हमारे हाथ पाँव बांधे हुए थे। तो पहले ही ये नशिस्त छोड़ देनी चाहिए थी। देखिए, नहीं छोड़ी। उस वक्त हमारी अपनी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी नहीं थी, बिल्कुल तो ऐसे ही। एक चीज हमारे पास थी, उसको हम छोड़ देते। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमने मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया ना? जी। अच्छा किरण उसकी मसूद साहिबा, यही ये वजूहत वजह है। नहीं समझ आई, ये क्या ये जो बॉयकॉट थे मर्जर की वजह से था, या ये बॉयकॉट जो मजे है से वक्त की क्यों था? ज़रूरत था? नहीं, देखे, एक तो ये कि वही बेख्तियार किस्म का बल्दियाती निज़ाम अब भी नाफिजुल अमल है। दूसरी बात ये कि आपने कराची से 53 यूसीज जब एक्सेप्ट कर लिया था कि कराची में 53 यूसीज बनती हैं आफ्टर डिलिमिटेशन, नहीं, बिल्कुल। तो आपको एमक्यूएम के तो 53 मौकिफ की यूसीज जीत हो गई ना, बनाते। 53 यूसीज में इजाफा हो गया, लेकिन उन पे अभी तक इलेक्शंस नहीं हुआ। तो वही तो हमने कहा कि जहां इतने अरसे आपने डिले किया है, देखिए 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर आप 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन में डिलिमिटेशंस कर लेते, वो 53 यूसीज भी इस निज़ाम का हिस्सा बना लेते, तो हम जरूर इलेक्शन लड़ते। आपको तौफीक ही नहीं हुई, आपको ये खदशा था ये 53 यूसीज में से भी मेजॉरिटी एमक्यूएम जीत जाएगी, इसलिए आपने कोई कसम खाई हुई थी जैसे कि कराची का मेयर लाकर दिखाना है पीपल्स पार्टी को अपना, तो क्या फायदा हो रहा है? तो एमक्यूएम जो है वो बड़ा पाकिस्तान दावा था कि पीपल्स पार्टी के जिससे इरादे जीत भाप चुकी लेंगे। थी, आपका कहना ये है? एग्जैक्टली। सही, सही, गॉट इट। अच्छा किरण मसूद साहबा, सड़कों के टॉपिक पर ही आते हैं। ये बताइएगा, एक जानिब तो बारिशें होती हैं, सड़कें बर्बाद हो जाती हैं और नई सड़कें बनती हैं, एक ही बारिश जो है वो उनको बहा के ले जाती है। अच्छा किरण मसूद साहबा, क्या सीवरेज का मसला जो है वो सड़कों की बर्बादी का सबब नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। मैंने कॉल अटेंशन नोटिस जमा कराया था सुबह असेंबली में, और सैयद गनी साहब ने इंडोर्स किया उसे, और उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही मसले की तरफ निशानदेही की है। कराची का सेवेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, और सबसे बड़ी बात जो मेरे कॉल अटेंशन में थी कि आप बरसाती नालों में सीवरेज का पानी क्यों डालते हैं? बिल्कुल। पहले बरसाती नाले कराची का हुस्न होते थे, आज ये इन बरसाती नालों में आप सीवरेज डाल रहे हैं, और वो सीवरेज बगैर ट्रीट हुए कराची के समंदर का हिस्सा बन रहा है, जो आब हयात के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। बिल्कुल। तो ये सारे मसाइल हैं, ये लोग एग्री भी करते हैं, एडवर्ट भी करते हैं कि हाँ ये सारे इश्यूज हैं, लेकिन सीरियसनेस शो नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है।
मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, उनकी जानिब से अमन व अमान की बात हो या शहर कराची के नाकिज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन्होंने तस्लीम किया और उनकी जानिब से ही ये 1.5 अरब रुपए की जो रकम है ये मुख्तस की गई थी। अच्छा, ये बताइएगा किरण मसूद साहिबा, जिन कंपनीज़ को टेंडर्स दिए जाते हैं सड़कों की, सरकारी के, सड़कों की मुरम्मत के, उनका टेंडर देने से पहले ऑडिट क्यों नहीं होता? देने वालों से पूछे, ऑडिट कैसे करेंगे जब मैं आपको बता दूं कि इससे बकरे पहले ही निकाल दिए जाते हैं। ये है ना असल मसला। आप वर्ल्ड बैंक के ताउन से बना रहे हैं, जितनी सड़कें बनी हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिंध हुकूमत ने उसके लिए कोई पैसा दिया हो या केएमसी के पास ऐसा कोई फंड हो। जितने भी प्रोजेक्ट आज आप देखें ना, मुराद अली शाह साहब इफ्तिताह करके गए हैं नॉर्थ नाजिबाद की एक सड़क का, जो 6 से 7 महीने पहले जी वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनी थी। सही। आज वो उनके पास टाइम होगा तो वो यहाँ आ गए नॉर्थ नाजिबाद में फीता काटने। सही। शरह नूरजहां का सही। कौन से मतलब तरीका है ये? सही। अल्लाह करे कि वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की किस्मत भी तब्दील हो जाए। अच्छा किरण मसूद साहिबा, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, ये बताइएगा फेवरेटिज्म की बुनियाद पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं, आप उस पर क्या कहेंगी? क्या कहूँ, यही कह सकती हूँ कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत अता फरमाए और थोड़ी सी सीरियसनेस शो करें। जब ये कराची से इतनी बड़ी अमाउंट उठाते हैं टैक्सेस की, जब इनकी शिद्दत से ख्वाहिश है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बिल्कुल नॉर्थ नाजिबाद का MPMNA इनका हो, जिसके लिए आपको पता है कि इन्होंने हमारे ही कुछ लोग तोड़े थे और उनको टिकट्स भी दिए। सही। ये तरीक़ाकार नहीं है। आप आवाम की खिदमत करें, आप आवाम को उनके जायज़ हुकूक दें, डोमिसाइल के मसाइल को हल करें, नौकरियां दें, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, अस्पतालों की हालत को दुरुस्त करें, स्कूलों की हालत को दुरुस्त करें। इस तरह मैं आपसे कर दूं कि MKM के MPAs ने, हर एक MPA ने 3-3 स्कूल अडॉप्ट करनी है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। कल गुज़िश्ता रोज़ जो हमने प्रोग्राम किया है उसमें हमने इसी हवाले से गुफ्तगू भी की थी और MKM के MPA भी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से भी कहा गया था कि पहला मरहला है जो हम अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए। जी हाँ, उन्होंने तो अपने, उनको तो बला उतारनी थी। उन्होंने कहा आप मांगना ये ले फबिया, सही। अब बनाए इनको, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, तो NGOs को ही दे रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। खुशी खुशी दे दिए। तो किरण मसूद साहिबा, आपसे भी इस हवाले से मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, ये जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, आपकी नज़र में क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने चाहिए? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलें उस सूरत में जब ये हमारे असातिज़ा को बेरोजगार ना करें, जब ये बच्चों से फीस वसूल ना करें, और पढ़ाई में तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये कि ना तो गवर्नमेंट के असातिज़ा को फारिग किया जाए और ना ही जो है फीस वसूल की जाए। हमें ये कंप्लेंट्स आई हैं कि जिन NGOs ने स्कूल्स लिए हैं उनसे बाज़ जगह भारी फीसें लोगों से वसूल की जा रही है, तो ये ज़्यादती है। गरीब का बच्चा ही आता है सरकारी स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। किरण मसूद साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त निकाला और अपना कीमती तज़किया दिया। शहर कराची के इस सूरत हाल के हवाले से आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे आवाम के टैक्सेस के पैसों को जो है वो टीका लगाया जाता है और जो सड़कें आवाम के अपने ही टैक्सों से बनती हैं उसके अंदर किस तरीके से बंदरबाट की जाती है, किस तरीके से फेवरेटिज्म की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। बिडिंग का अमल जो है फेवरेटिज्म की बुनियाद पर होता है और कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कोई जांच नहीं की जाती, कोई ऑडिट नहीं किया जाता उस कंपनी का, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले शहर कराची का नोहा सुनाया जा रहा था। शहर कराची की हालत ज़ार की बात हो रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, यहाँ पार्किंग के इशूज़ हैं, यहाँ बिजली की बंदिश का मामला है, जबकि एक सबसे बड़ा जो अहम मसला है जिसके बगैर जो है अवाम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वो है पानी का मसला। नाज़रीन, दुनिया भर के ममालिक हैं, वहाँ की अवाम है, सब तरक्की याफ्ता दौर में दाखिल हो चुके हैं, तरक्कियाँ कर रहे हैं, जबकि कुर्रा खाक पर एक
एक ऐसा भी शहर है जहाँ के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कहने को तो उस शहर में डैम भी है, उस शहर में नहर भी है, उस शहर में समुद्र भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। कराची में 3 दिन के लिए पानी बंद कर दिया गया है। ये खबर आज से 2 रोज़ पहले आई थी, जबकि 21, 22 और 23 अक्टूबर शहर में पानी की फराहमी बंद रहेगी। जबकि इस फैसले का इत्तलाक जो है कुछ कुछ टाउन्स और कुछ कुछ इलाकों पर हुआ है, जबकि अब तक किसी भी सियासी जमात, किसी भी हुकूक के अलमबरदार के कान पर जू नहीं रहेंगी कि वो इस अहम मसले के ऊपर एहतजाज करे या कराची वालों की आवाज़ या कराची वालों की हालत ज़ार या कराची वालों का नुहार बाब इख्तियार तक पहुँचा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमर इसाक ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। अहमर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया उसामा, आपका बहुत बहुत। अहमर, तीसरा दिन है आज, हम आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुके हैं। पानी की फराहमी गुज़िश्ता 2 रोज़ से बंद है। अचानक से एक ख़बर सामने आई थी, इत्तलात सामने आई थी कि शहर कराची में 3 दिन पानी की फराहमी बंद रहेगी। बिजली की बंदिश है, गैस की बंदिश है, बुनियादी हुकूक जो है वो सलब किए गए हैं, सड़कों की नाकिस सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, ऊपर से वक्त की जो सितम ज़रीफ़ी है, वक्त का सितम यह है कि अब कराची वालों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। क्या वजह समझते हैं, किस बुनियाद पर जो है 3 दिन की पानी की बंदिश जो है वो की गई है? जी उसामा, बिल्कुल समुंदर किनारे बसने वाले कराची के बासी हैं जो कि हम देखते हैं कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जवाब मरबूत है। अगर बात कर ली जाए वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का, तो उनके तर्जुमान की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया था कि 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, यानी कि 3 रोज तक कराची में जो कि 200 MGD पानी है उसकी किल्लत का सामना रहेगा। वजूहात जो बताई गई तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, वो यही बताई गई कि जो कि वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 बटरफ्लाई वॉल्स नस्ब किए जा रहे हैं। उस समय जो कि पुरानी सब्जी मंडी है, यूनिवर्सिटी रोड, वहां पर जो कि तरक्याती कामों की मद में जद में आकर 2 लाइनें डैमेज हुई थी पानी की, उसकी तनसीबी का और मुरम्मत का काम वहां पर जारी है। ये वजह, ये जवाब दिया गया वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो जो कि जेल रोड है उस मकाम पर और गुलशन इकबाल का जो कि ब्लॉक 14 है अल हिलाल सोसाइटी, वहां पर भी बताया गया कि जो कि और सिटी ट्रंक मैन है जिसको CTM कहा जाता है, उसकी 66 इंच की लाइन के अंदर 60 इंच का डाया डाला जा रहा है और दूसरे मकाम पर 54 इंच का डाया डाला जा रहा है। तो ये तमाम जवाब बताए गए कि उसकी वजह से 3 रोज तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की बंदिश का सामना रहेगा। अगर मैं मकामात की बात करूं तो बताया गया था कि जमशेद टाउन हो, चेनेसर टाउन, जिना टाउन, इसी तरीके से किमाड़ी, किलपटन, सदर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद समेत नाजमाबाद और मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर 3 रोज तक पानी की मुकम्मल तौर बंदिश है जो कि हम देखने के इस वक्त की जारी है। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूंगा कि उसामा समुद्र किनारे बसने वाले कराची के शहरी है और हब डैम भी हमने देखा हालिया बारिशों में अपने जो कि उसकी हुदूद थी उससे भी तजावुज रहा। बिल्कुल ओवरफ्लो होने वाला था। बिल्कुल ऐसे ही है उसामा, ओवरफ्लो होने वाला था। वॉल खोलने के जो कि होते हैं खोलने वाले, उसकी तैयारियां पूरी थी। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पहले ही कराची के मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहां पर शहरी 15-15 रोज, 20 दिन रोज, और उसी तरीके से कुछ मकामात इलाके ऐसे हैं जहाँ पर महीनों गुजर जाते हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जवाबदेह कौन है? सवालिया निशान है। साथ ही समुद्र किनारे जो मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया भर में देखा जाता है कि जिन इलाकों में, जिन मकामात पर समुंदर है उससे मुस्तफीद होया जा रहा है, फिल्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं, उस समंदर के पानी को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। तो जो कि हुक्काम बाला है, वो जो कि कराची इतना बड़ा शहर है और अतराफ में जहाँ नजर दुलाया जाए समुंदर नजर आता है, तो उस पानी को इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा। सही। अच्छा अहमर, वक्त कम है प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब। आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। अहमर, ये बताइएगा, जब पानी लाइनों में नहीं आ रहा, जिन इलाकों में पानी बंद है, पानी की बंदिश है, पानी फराहम नहीं किया जा रहा, उन इलाकों में फिर पानी के टैंकर कैसे पहुँच रहे हैं? जी उसामा, बिल्कुल यही एक बड़ा सवालिया निशान है कि जिन इलाकों में पानी की बंदिश है, इन 3 रोज के दौरान, जिसमें नाज़िमाबाद है, चेनेसर टाउन है, जिना टाउन है, इसी तरीके से मुतादिद इलाके, उन इलाकों में अब भी
पानी की फराहमी की जा रही है, लेकिन वाटर टैंकर की मद में। तो ये कि बड़ा सवालिया निशान है। हम देखते हैं कि वाटर कॉर्पोरेशन के जो कि एंटी थेफ्ट सेल है, इसका काम है गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की रोकथाम करना, कनेक्शन वहाँ पे मुनक़ता करना। हम देखते हैं कि वहाँ पर कनेक्शन मुनक़ते अब तक भी नहीं हो सके हैं। अगर मैं निशानदेही करता चलूँ तो बल्दिया टाउन सर फेरिस जो कि फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर पीटीसी के अतराफ में, वहाँ पर हम देखते हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की भरमार है और रोज की बुनियाद पर वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वाटर टैंकर जो है खड़े रहते हैं और पानी गैर कानूनी तरीके से भर के जो कि अवामी नलों में पानी आना था वो टैंकर की मद में 4000, 5000 आया 10,000 की मद में हम देखते हैं कि पानी फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है अहमद, इंशाल्लाह इस मौजू को कल के प्रोग्राम में फिर से शामिल गुफ्तगू करेंगे और फिर कल इस पे आपसे जो है वो तफसीली जो है वो मौक़िफ़ भी लेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की जाने पहुँचता है। अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।